नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों आप लोगों का कमेंट आ रहा है ज़्यादातर कि सर संस्कृत का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताइए। तो फाइनली आप ही लोगों का बात मैं मानते हुए संस्कृत का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं और टोटल ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2023 में पूछेगा, इसलिए आप अच्छे से पूरे क्वेश्चन को आप लोग एक एक करके याद कर लेना। ठीक है, तो चलिए हम बिना समय बर्बाद किए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है, गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद रखना। गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है, तो आप लोग आंसर डी नंबर पर टिक लगाना, पाटलिपुत्र यानी कि पटना। ठीक है, चलिए जी अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, पाटली पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है, बताइए। तो पाटली पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है, तो जी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा पुष्पपुर। क्या आंसर होगा, दूसरा का आंसर क्या होगा, दूसरा का आंसर होगा ए नंबर पुष्पपुर, याद रखिएगा जी। ठीक है, चलिए जी अगला क्वेश्चन है आपका 3 नंबर। देखिए 3 नंबर प्रश्न का आता है, पटना का इतिहास कितना पुराना है। ये क्वेश्चन हज़ारों बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, ये हज़ारों बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है। तो जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर याद रखिएगा, इसका भी आंसर ए नंबर ही होगा, 25 वर्ष पुराना है। ठीक है, पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल की मदद से आपको सभी विषय का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिलेगा जो बोर्ड एग्जाम में आएगा। ठीक है, और साथ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग जुड़ जाना अगर नए हैं तो। ठीक है, चलिए जी अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, कूटनीतम काव्य के कवि कौन है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा कूटनीतम काव्य के कवि कौन है। देखिए कूटनीतम काव्य के कवि अगर कहे तो आप लोग सीधे दामोदर गुप्त पर टिक लगा देना, क्योंकि कूटनीतम काव्य के कवि दामोदर गुप्त जी हैं और काव्य मीमांसा के हैं राजशेखर। आएगा काव्य मीमांसा तो राजशेखर पर टिक लगाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल कूटनीतम काव्य के कवि पूछा है तो हम लोग दामोदर गुप्त ऑप्शन नंबर बी पर टिक लगाएंगे। चलिए जी अगला क्वेश्चन है, आलस्य को सुख को देखकर किसने आलसी बनने का स्वंग किया। देखिए आलस्य, जैसे आलस्य छल कपट से भोजन ग्रहण करते थे, उन्हीं का मतलब कि देखा देखी, उन्हीं का नकल कर मतलब कि धूर्त लोग भी मतलब कि आलसी से लगे भोजन वस्तु प्राप्त करने लगे। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सिनेमा धूर्त लोगों ने। ठीक है, चलिए जी अगला क्वेश्चन है, आग कहाँ लगाई गई थी। आग कहाँ लगाई गई थी, इस क्वेश्चन को अच्छे से गौर से देना। अलसशाला में आग अलसशाला में लगाई गई थी आलसियों की परीक्षा लेने के लिए। और पूछेगा क्यों लगाई गई थी, तो आलसियों की परीक्षा लेने के लिए ही अलसशाला में आग लगाई गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है। तो देखिए इसका आंसर होगा 24। अब 24 तो यहाँ पर मैथ में आपको दिया नहीं है अंक में, लेकिन आपको संस्कृत में 24 पढ़ना होगा कि संस्कृत में आखिर में 24 होगा तो क्या होगा, चतुर्विंशति होगा, चतुर्विंशति ऑप्शन नंबर बी वाला होगा। इसी को हम लोग 24 कहते हैं। क्या कहते हैं इसी को 24, कभी कभी 24 ऐसे भी दे देता है। ठीक है, इसलिए आप याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है, याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एकदम VVI है, क्योंकि ये हज़ारों बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो 8 नंबर का हम लोग टिक लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए नंबर पर मैत्री। ठीक है, चलिए जी अगला क्वेश्चन है, महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है। महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है, तो मैत्रेयी का ही इसका भी आंसर होगा मैत्रेयी। ठीक है, चलिए जी अगला क्वेश्चन है, वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है। देखिए वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका है मिथिलेश कुमारी मिश्र। आंसर होगा सी नंबर मिथिलेश कुमारी मिश्र जी। ठीक है, चलिए जी अगला क्वेश्चन है, सीमंतोन्नयन संस्कार कब होता है। देखिए मानव जीवन में कुल 16 संस्कार पाए जाते हैं और उन 16 संस्कारों को मतलब ज़्यादा हो गया है तो उनको 5 वर्गों में बांट दिया गया है। ठीक है, और उसी में से एक सीमंतोन्नयन संस्कार है, तो यह किस संस्कार के अंतर्गत आता है यही आपको बताना है। तो याद रखना ये जन्म से पहले संस्कार होता है। क्या होता है, सीमंतोन्नयन जन्म से पहले का संस्कार है। ठीक है जी, चलिए जी अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। देखिए अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक ज़रूर करना और प्लीज़ एक कमेंट कर देना। ठीक है, चलिए जी 12 नंबर क्वेश्चन है, उपनयन संस्कार का क्या अर्थ है। उपनयन संस्कार का क्या अर्थ है, तो देखिए जी इसका आंसर होगा गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर लाना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए जी अगला क्वेश्चन है,
मनुष्य गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है? देखिए जी, इसका आंसर आप खुद दे सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन इसका आंसर याद भी नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आप अगर अच्छे से पढ़कर अच्छे से उसका ऑप्शन देख लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा। मनुष्य गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है? आपको पता ही होगा, जब मनुष्य का शादी हो जाता है तो उसके ऊपर सारा जिम्मा आ जाता है, यानी कि मतलब घर का देखभाल करना, पैसा कमाना, बीवी का देखभाल करना, बच्चे का देखभाल करना, सब कुछ उसी के ऊपर आ जाता है। तो एक तरफ से समझिएगा, मनुष्य गृहस्थ जीवन में जब प्रवेश करता है तो विवाह रूपांत के समय, यानी कि जब उसका विवाह होता है उसी समय वो अपने गृहस्थ जीवन में अच्छे से प्रवेश कर जाता है। ठीक है, चलिए जी, अगला क्वेश्चन है, विवाह संस्कार में कौन सा विधान नहीं होता है? देखिए, विवाह संस्कार में कई तरह के विधान होते हैं, लेकिन इनमें से पूछा कि कौन विधान नहीं होते हैं विवाह संस्कार में, तो याद रखिएगा 14 का आंसर होगा डी नंबर, समापवर्तन। ठीक है, क्योंकि यह नहीं होता है। कन्यादान, वगदान और अग्नि स्थापना ये सब होता है। कन्यादान भी होता है लड़की का, अग्नि स्थापना भी होता है, 7 फेरे ली जाती है, और वगदान भी होता है। ठीक है, तो समापवर्तन नहीं होता है, तो इसके लिए हम आंसर देंगे डी नंबर पे जी। ठीक है, चलिए जी, मेरे जैसा और कोई आपको नहीं समझा कर बताएगा, ऐसे समझा कर मैं आपको बताऊंगा ना तो आप तो हज़ारों क्वेश्चन याद कर लेंगे। ठीक है, और मेरा यही तकनीक है, मैं हर विषय ऐसे ही बताता हूँ। ठीक है, चलिए जी, 15 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा विहीन कठिनाई से जीवन यापन करने वाला धनहीन लोग किस गांव में रहते थे? तो भीखन टोला। देखिए, भीखन टोला एक गाँव था, वो बहुत मतलब कि गरीब गाँव था। ठीक है, और मतलब शिक्षा भी इसमें, इस गांव में अशिक्षित लोग बहुत ज़्यादा थे, कोई पढ़ा लिखा नहीं था। ठीक है, बहुत ही कठिनाई से जीवन यापन करने वाले लोग भीखन टोला गाँव में रहते थे, तो भीखन टोला गाँव का नाम था, याद रखना। ठीक है, आंसर क्या होगा? भीखन टोला गाँव। ठीक है, ये बिहार में ही स्थित है। ठीक है, चलिए जी, अगला क्वेश्चन है आपका 16 नंबर, भीखन टोला गाँव से 1 कोस की दूरी पर किसके द्वारा विद्यालय की स्थापना की गई थी? देखिए, भीखन टोला गाँव से 1 कोस की दूरी पर, 1 कोस का मतलब क्या हुआ? 3 किलोमीटर, तो 1 कोस को दूरी पर किसके द्वारा विद्यालय की स्थापना की गई थी, यानी किसके द्वारा विद्यालय खोला गया था? तो यहाँ पर हम लोग 16 का आंसर टिक लगाएंगे, शासन के द्वारा। आंसर क्या होगा? शासन के द्वारा। ठीक है, चलिए जी, अगला क्वेश्चन है, वेदभाष्य की रचना किसने की? वेदभाष्य की रचना किसने की? 17 का आंसर हम लोग देंगे ऑप्शन नंबर ए, विरजानंद ने। ठीक है, आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। और अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 1000 बार पूछा जा चुका है, इसको भी आप अच्छे से गौर करके याद कर लेना। ठीक है, स्वामी दयानंद की मृत्यु कब हुई थी? तो जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं, स्वामी दयानंद की मृत्यु 1883 ईस्वी में हुई थी, और 1824 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, और गुजरात में इनका जन्म हुआ था। गुजरात प्रांत के टंकरा नामक गांव में 1824 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, और मृत्यु 1883 ईस्वी में हो गई थी, और 1875 ईस्वी में उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी मुंबई में। ये तो सब कुछ आपको बता ही दिए, अब इसमें बच्चा क्या, इससे अलावा कोई पूछेगा ही नहीं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, अब देखिए जी, अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुजरात। यहाँ पर देखिए, गुजरात राज्य का नाम दिया है, अगर गांव का भी नाम दिया था तो गुजरात प्रांत का टंकरा होगा। गांव का नाम क्या होगा? टंकरा। ठीक है, टंकरा ऐसा होगा, टंकरा। ठीक है, सभी स्टूडेंट याद रखना, टंकरा। चलिए जी, अगला क्वेश्चन है, बाघ के हाथ में क्या था जी? अब देखिए, बाघ के हाथ में था, देखिए बाघ के हाथ में सोने का कंगन था, और उसी सोने के कंगन से सबको लालच दे रहा था, और उसी लालच में एक पथिक आ गया और वो मारा गया। ठीक है, इसके बारे में बहुत मतलब कि आपको बता देंगे। ठीक है, बट जितना जरूरत है उतना देखिए। अब देखिए, बाढ़ कैसा था? देखिए, बाढ़ एक बूढ़ा था, बूढ़ा भी था, शक्तिहीन भी था, और साथ में गलित नखदंड भी था। ठीक है, इसका आंसर इसलिए हम देंगे डी नंबर पर, ये सब उसके अंदर गुण था। एक तो बूढ़ा था, और दूसरा बाघ बूढ़ा भी था लेकिन शक्तिहीन था। ठीक है, चलिए जी, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका 22 नंबर, अपने को वंशहीन कौन कहता था? देखिए, अपने को वंशहीन कौन कहता था? तो बाघ ही कहता था पति के सामने। ठीक है, इंद्र क्या चाहता था? देखिए, इंद्र क्या चाहता था? तो सबको पता है कि इंद्र भिक्षा चाहता था, शिक्षा राज्य नहीं बल्कि भिक्षा वो चाहता था, इसलिए कर्ण ने इंद्र को हजारों गाय, हजारों हाथियाँ देने का वरदान देने का निर्णय लिया। चलिए जी, अगला क्वेश्चन है, इंद्र को अग्निष्ट फल कौन देना चाहता है? बताइए तो, इंद्र को अग्निष्ट फल कौन देना चाहता है? तो यहाँ पर 24 का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, कर्ण। ठीक है, कर्ण ने इंद्र को बहुत मतलब कि दान दिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कर्ण को कवच कुंडल विहीन करने की योजना किसकी थी? तो किसकी थी? तो यहाँ पर 25 का आंसर हम लोग ठीक लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी नंबर पर कृष्ण की। ठीक है, किसकी थी योजना? कृष्ण की थी, हर योजना कृष्ण ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जी, विश्व के देशों में आपस में क्या प्रचलित है?
विश्व के देशों में आपस में क्या प्रचलित है। तो यहाँ पर आप लोग याद रखिए, क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो शीत युद्ध है, ठीक है। आंसर क्या होगा, ये 12th में आर्ट्स में ना एक चैप्टर भी है शीत युद्ध, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शत्रु राज्य क्या बढ़ा रहे हैं, कलह और अशांति। आंसर क्या होगा, ए नंबर होगा, कलह और अशांति। शत्रु राज्य क्या बढ़ा रहे हैं, तो कलह और अशांति, ठीक है। 27 का आंसर क्या होगा, एक्चुअल में ए नंबर होगा, ठीक है। चलिए जी 28 नंबर क्वेश्चन, आर्यभट्टयम किसकी रचना, आर्यभट्टयम किसकी रचना। देखिए आर्यभट्टयम, तो आर्यभट्ट जी क्या होगा, क्योंकि उसी के नाम से संबंधित है, तो आंसर वही हो जाएगा। चरक संहिता के रचयिता कौन है। अगर चरक संहिता के रचयिता का नाम पूछा है तो आप लोग टिक लगा देना, ऑप्शन नंबर सी नंबर चरक जी है, चरक से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, खगोल विज्ञान और गणित किस शास्त्र के अंतर्गत आते हैं। खगोल विज्ञान और गणित किस शास्त्र के अंतर्गत आते हैं, तो आप लोग 30 का आंसर डी नंबर पर टिक लगा देना, ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक है जी। मैंने आपको 30 प्रश्न बताया, तो आप लोग को ईमानदारी से बताना है कि आप लोग कितना प्रश्न पहले से याद किए थे। प्लीज़ ईमानदारी से बताइए, अगर ईमानदारी से बताएंगे मैं सबका रिप्लाई दूंगा, ठीक है। तो जरूर आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है।